हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे। तो बिफोर डाइविंग इनटू बीपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन मोड, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट सजेशन होगा मेरा, जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। आज के जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे, मैन जो है 4-5 बातें होंगी जो आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में 90 प्लस स्कोर करने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो इसीलिए वीडियो में बने रहें और आप इसको अंत तक देखें। तो सबसे पहली बात जो है ये है कि शुरुआत कैसे करें। अक्सर बच्चों में ये दिक्कत होती है कि शुरुआत कैसे करें, जब नोटिफिकेशन आएगा तब, या फिर मान लीजिए पहले से करना चाहिए। अगर शुरुआत करते हैं तो फिर कौन से सब्जेक्ट से करें, कौन सा पेपर, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए आसान होगा, कौन सा स्कोरिंग है, इस सब हम लोग इसमें बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि कौन सी बुक पढ़ें। अब जब स्टार्ट करने के लिए जाते हैं, बीपीएससी का प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हैं, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप कोई अच्छी बुक पढ़ें, रेफरेंस बुक पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें। तो आप उस पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये भी हम लोग इसमें बात करेंगे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि कॉन्सेप्चुअल या वन लाइनर, बहुत ये हॉट टॉपिक है। बीपीएससी 70वीं में देखेंगे आपके उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि 60 से 62 में देखिएगा आप, जो 63 में देखिए, 65वीं, 66वीं, 68वीं, 69वीं में देखिएगा उसमें कॉन्सेप्चुअल है। तो वन लाइनर वर्सेस कॉन्सेप्चुअल एक डिबेट खड़ा हुआ है। तो ये भी एक हम लोग इसमें बात करेंगे। कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ वन लाइनर, या वन लाइनर के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्चुअल को कैसे हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। तो तीसरी जो चौथी बात यह है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मार्केट में एक तरह से हवा क्रिएट हो गया है कि अगर आप बीपीएससी का प्रीलिम्स का तैयारी करते हैं तो आप बहुत सारा टेस्ट सीरीज पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज किसको ज्वाइन करना चाहिए, क्या आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और जो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो अभी जो 70वीं मेंस हुआ है, इससे हमने क्या सीखा है। इससे जो बीपीएससी जो अभी क्वेश्चन पूछा गया 70वीं में, काफ़ी डायनामिक था, काफ़ी टफ था, इजी नहीं था। वेदर इट इज़ पेपर 1 और पेपर 2, आप जो दोनों देखेंगे तो काफ़ी डायनामिक पेपर था। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, इंडिकेशन क्या देना चाहता है बीपीएससी, तो इसके में भी, इस सिलसिले में भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि मेंस का इवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ है और इसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो हम लोग इस वीडियो में वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत ये करते हैं कि हम लोग बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। शुरुआत के लिए आपको, जैसा कि आप जान रहे हैं कि नोटिफिकेशन आप ये मान के चलिए कि जून के फर्स्ट वीक या जो 15 जून से पहले आपको आने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारा अधियाचना पहुंच चुका है। 2-4 का नहीं आया है, उसी के इंतज़ार में ये रुका हुआ है। ये कंफर्म बात है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अगर आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार हो, सितंबर में 30 सितंबर जो है, फिर भी आपके पास 5 से 6 मंथ सफिशिएंट है। दूसरी बात, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। दूसरी बात कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत होने वाली है। तीसरी बात यह है कि इसमें रिस्क नहीं लेना है। तो रिस्क नहीं लेना है तो हम लोग को स्टार्ट कैसे करें, और स्टार्ट अगर करें तो ऐसा स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो उसके लिए क्या चाहिए कि कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, वो वन बाय वन करके हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर आपके पास 5 से 6 महीना आपके पास समय है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कीजिए, कॉन्सेप्चुअली पढ़िए। जैसे कि अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी क्या 6 से 12 तक का पढ़ना चाहिए या फिर कोई पार्टिकुलर एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 5 से 6 मंथ आपके पास है, तो कॉन्सेप्चुअली स्टार्ट कीजिए। कॉन्सेप्चुअली पढ़ने में आपको मन भी लगेगा, और फिर आपको डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना, फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे हम लोग को करना है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे वो हमसे बने, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तीसरी बात यह है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए या तो आप रेफरेंस बुक पढ़िए। एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ने का इच्छा नहीं है, आपको लगता है कि टाइम बहुत कम है और आपके पास इतना ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ के फिर कोई रेफरेंस बुक आप पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ क्या कीजिए, रेफरेंस बुक पे आ सकते हैं। रेफरेंस बुक अभी आप पढ़ेंगे तो 2 से 3 महीना तो अगर आप ये पढ़ेंगे, तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, तो आपके लिए काफ़ी
फ़ायदेमंद साबित होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर आप अभी से कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं तो अगर मान लीजिए 68वीं 69वीं जैसा क्वेश्चन आता है तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे धम्मा पॉलिसी है, अगर अशोका का धम्मा पॉलिसी पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए कि धम्मा पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुआ, क्या क्या इसका कौन सा फैक्टर था, या फिर हमारे धम्मा पॉलिसी का कौन कौन सा जो मेजर जो पार्ट क्या क्या है, कौन कौन सा इसका मैन कॉन्स्टिट्यूंट है। तो अगर आप ये पढ़ते हैं तो बाकी आप मान लीजिए कि फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए, अगर आप सपोज कीजिए फैक्चुअल आ जाए, फैक्चुअल मान लीजिए कि रॉक एडिक्ट के बारे में आ जाए, स्तंभ के बारे में आए, कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे है, कौन सा बनाया, स्तूपा के बारे में आ जाए, या फिर मान लीजिए कि अर्थशास्त्र कोई बुक है उसके बारे में आ जाए, तो आप इसको बाद में आसानी से कर सकते हैं। तो स्टार्ट कीजिए आप मेरे ख्याल से कि कॉन्सेप्चुअली स्टार्ट कीजिए। ये बेहतर आइडिया है कि अगर कॉन्सेप्चुअली पूछता है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप एनसीईआरटी या फिर कोई रेफरेंस बुक से स्टार्ट कीजिए। लास्ट का 2 महीना जो बचेगा तो 2 महीने में क्या करना है कि रगड़ करके आप वन लाइनर मारिए, रट्टा मारिए, फैक्ट पढ़िए, डाटा आप जहाँ से भी गैदर कर सकते हैं वहाँ से गैदर कीजिए। जैसे वन लाइनर के लिए क्या करते हैं, लुसेंट पढ़ते हैं हम लोग, घटना चक्र पढ़ते हैं। दूसरी बात के डाटा के लिए क्या करते हैं कि जो मार्केट में जो बुक होती है इकोनॉमिक सर्वे का, बजट का, या कोई इंडिसेस है, कोई इंडिसेस हो गया, सूचकांक है, ये सब के बारे में जो आता है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आप स्टार्ट ऐसे कीजिए कि कॉन्सेप्चुअली आप साउंड हो, बाद में जब आपके पास 1.5 से 2 महीना हो तो उस समय आप फैक्चुअल की तरफ आप ये कर सकते हैं, घटना चक्र बना सकते हैं, लूसेंट बना सकते हैं, क्राउन पढ़ सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा ये है। दूसरी बात यह है कि इम्पोर्टेंट बुक, जैसा कि हमने ऊपर भी आपको बताया कि आपको क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक पढ़ना है। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है, वाकई निकालना है, तो आपको बहुत सारी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक पढ़नी है। और एक बुक अगर पढ़नी है तो उसको बार बार पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि आपके पास कोई बुक है, ये मान लीजिए स्पेक्ट्रम है, आप एनसीईआरटी हिस्ट्री नहीं पढ़ते, मॉडर्न हिस्ट्री, आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो स्पेक्ट्रम ही पढ़ें तो आपको 3 से 4 बार कम से कम उसको पढ़ना चाहिए। फिर आप PYQ बनाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दूसरी बात है कि जब आप ये रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी जो भी आपका पसंदीदा बुक है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आप उससे शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो एग्ज़ाम के जो लास्ट मंथ में जब रिवीजन करते हैं, 15 दिन पहले आप रिवीजन करते हैं, तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई डेट है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, हल्दी घाटी, या फिर मान लीजिए कि जो स्लेव डायनेस्टी, या फिर मान लीजिए कि साउथ इंडिया के बारे में कोई हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, या कोई मंदिर के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आप जब ये पढ़ते हैं, जब आप डाटा एक्सट्रैक्ट करके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और उससे डाटा भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आप इसको 15-20 दिन में आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करते हैं तो ये सब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको फैक्चुअल हो ही जाता है। तो मेरे ख्याल से बुक जो आपको इम्पोर्टेंट बुक है वो ये है कि आपको 6 से 12 तक का एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। ये बिल्कुल मिथ है लोगों का कि भाई जो 6 से 12 तक पढ़ेगा उसी का होगा। 6 से 12 तक कौन पढ़ता है? ये पढ़ता है कि जिसके पास 2 साल समय हो। आपके पास 2 साल समय नहीं है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। अगर आप बिगनर हैं, लिमिटेड टाइम है, तो आप सिर्फ 11th और 12th का आप एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद अगर आप ये भी अगर नहीं पढ़ते हैं तो सीधे आप रेफरेंस बुक आप पढ़िए। अगर आप 11th-12th एनसीईआरटी अटेम्प्ट नहीं लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि लेंदी है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें दिया हुआ नहीं है, तो आप मान लिए कि जैसे हिस्ट्री के लिए जो सबसे जो पसंदीदा बुक है स्पेक्ट्रम, आप पढ़िए उसको, बिल्कुल आपको उससे क्वेश्चन आपको आएगा। जैसे ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप माजिद हुसैन सर की जो बुक पढ़ सकते हैं। उसी तरह रमेश सिंह इकोनॉमी के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो काफ़ी लेंदी है, ग्राफ उसमें दिखाया गया है, ग्राफ से मैथमेटिकल फार्मूला है, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि आप रमेश सिंह या दत्त या फिर कोई कोचिंग जो है, चाहे मान ली विज़न IAS हो, दृष्टि IAS हो, या किसी का भी, या जैसे श्री राम IAS हो, इसका आप नोट्स पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो कॉन्सेप्चुअली आप यहाँ हो गया। वन लाइनर के लिए आप क्या कर सकते हैं, लुसेंट आप रट्टा मारिए। 2 महीना आपके पास, 1.5 महीना जब बचे तो बार बार आप लुसेंट को पढ़िए। साथ ही साथ अगर लुसेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक मैक बुक नाम करके अरिहंत का आता है, आप इसको पढ़ सकते हैं।
साथ ही साथ क्राउन नाम का जो बुक है आप लोग जानते होंगे, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई बुक के रिगार्डिंग बात कि हम लोग कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, वन लाइनर के लिए क्या कर सकते हैं, PYQ। अब हम लोग आते हैं तो PYQ किसको बनाना चाहिए, कब से बनाना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि जब आप बुक पढ़ते हैं, NCERT पढ़ते हैं या स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं या जो भी रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, तो अगर आप PYQ बनाते हैं तो PYQ बनाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको मोड कैसा पूछा गया है एग्ज़ाम में वो पता चलता है, फैक्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर मान लीजिए कि सिर्फ ये जो हम लोग जो अनुमान लगाते हैं, तो ये नहीं है कि भाई एक एग्ज़ाम 70वीं अगर फैक्चुअल पूछ दिया तो अगली बार फैक्चुअल ही पूछेगा। अब 5-6 लास्ट प्रीवियस PYQ बनाते हैं, उससे पता चलता है कि नेचर क्या है इसका। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो हमने इसको क्या किया कि हम लोग हमने 70% आप टाइम आप क्या दीजिए कि बुक कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कीजिए। जो आपके पास रेफरेंस बुक है आप उसको पढ़िए, या क्राउन पढ़िए, लुसेंट पढ़िए, मैकबुक पढ़िए, जो भी आपका मन करे। 30% जो टाइम है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, आप क्या कीजिए PYQ को दीजिए। PYQ से क्या होगा कि आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आप मान लीजिए कि इकोनॉमी में कुछ पढ़ते हैं तो आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट से आ गया, GDP से आ गया, फिजिकल डेफिसिट से आ गया, इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस 5-6 एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। 70वीं में भले वो मतलब डाटा पूछा गया था इकोनॉमिक्स में जिससे किसी का नहीं बना था, तो वैसा पूछे तो किसी से नहीं बनने वाला, लेकिन मान लीजिए 5-6 बार जो प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको पढ़ना कैसे है। तो ये हो गया कि आप 70% 80% टाइम अपने आप जो रेफरेंस बुक पे दीजिए, और बाकी आप PYQ जो रिस्पेक्टिव चैप्टर है उसका बनाते चलें। तो इससे फ़ायदा आपको होने वाला, बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद एक और टॉपिक है कि टेस्ट सीरीज हम लोग को ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है कि फर्स्ट टाइमर बिगनर, दूसरा है कि वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो मेरे ख्याल से आपको अभी टेस्ट सीरीज देने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपका 60 से 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर अभी से स्टार्ट करते हैं तो आप पहले थोरोली आप बुक को पढ़िए, 2 बार 3 बार हर एक इसको पढ़िए, और उतना ही पढ़िए जितना कि एग्ज़ाम में आता है, जो चैप्टर से क्वेश्चन आता है। अगर आप अभी से अटैम्प्ट लेना चाहेंगे, जितना भी मार्केट में टेस्ट सीरीज़ है, तो आप देखिएगा कि पागल बना के आपको रख देगा। तो अच्छा ये होगा कि पहले आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आप इसको पढ़िए अच्छे से, उसके बाद फिर PYQ बनाइए। PYQ जब आपको लगे कि 80% सिलेबस हमारा कवर हो गया है तो लास्ट में अटैम्प्ट कीजिए। 5 से 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज काफ़ी होता है, जिससे आपको एग्ज़ाम के मोड के बारे में, गलती आप कहाँ पे करते हैं, या फिर मान लीजिए सर्किल करने में, या फिर मान लीजिए कि अटैम्प्ट आपका स्ट्रेटजी पहले साइंस करें, पहले हिस्ट्री करें, पहले ज्योग्राफी करें, या फिर हम 1 2 3 से लेके 150 तक करें, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो 5 से 6 बिगनर के लिए बहुत काफ़ी है। लेकिन अगर आप वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट हैं तो आपको एज मच एज यू कैन, जितना आप दे सकते हैं आप दीजिए। आपका सिलेबस पढ़ा हुआ है, आप क्या कीजिए कि मॉडल आंसर जो दिया गया है आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एडेड होता है। तो और ऑप्शन जो मान ली 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ उसमें बात लिखी रहती है, इन्फॉर्मेशन रहता है, तो उससे आपको और आपके तैयारी को बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ क्या कीजिए कि जो पेपर आपका वीक है, चाहे आप साइंस के बैकग्राउंड के हैं तो साइंस स्ट्रॉन्ग है, तो मान लीजिए कि और कोई दूसरा पेपर आपका वीक होगा, मान लिया आपके आर्ट्स से हैं तो आपका साइंस होगा वीक होगा, मैथ जो रीजनिंग है वो आपका वीक होगा, तो अभी से आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि 70th मेन से क्या सीखा। तो अब ये मान लीजिए कि काफ़ी टफ क्वेश्चन था। अब ये कोई भी बोले पेपर 2 के बारे में बात करे, पेपर 1 के बारे में बात करे, तो सब यही कहेगा कि हिस्ट्री तो कॉमन था, लेकिन करंट अफेयर इन जनरल पूछा वो भी इतना आसान नहीं था, लेकिन जो DI था वो काफ़ी टफ था, लेंदी था, जल्दी बनने वाला नहीं था। तो यही सब फैक्टर होता है जिससे कि लो स्कोरिंग होता है। उसके बाद देखिए पेपर 2 भी काफ़ी टफ था, एनालिटिकल था। इसका मतलब ये हुआ कि BPSC जो है अपना रेपुटेशन जो डैमेज हुआ है उसको मेक ओवर करने में लगा हुआ है।
तो अब ये मान के चलिए कि जब रेपुटेशनल डैमेज जो हुआ है, जो इतना उसका किरकिरी हुआ है, तो अब ज़रूर जो 70वीं मेंस में ये जो ब्रीफ किया गया होगा कि भाई आप क्वेश्चन ऐसा सेट कीजिए जिससे कि हमारी छवि धूमिल ना हो। तो आप देखेंगे 70वीं मेंस में ऐसा ही कुछ पैटर्न अपनाया गया है, जिससे बच्चे को बीपीएससी ने एक मैसेज देना स्टार्ट कर दिया है कि आने वाले एग्ज़ाम में हम आपको 70वीं जैसा नहीं पूछने वाले हैं। तो 71वीं में क्या करें हम लोग? 71वीं में यही कर सकते हैं कि 68वीं के जैसा तैयारी कीजिए आप। जैसे 68वीं 69वीं में क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसी बेसिस पे तैयारी कीजिए। साथ ही साथ क्या कीजिए कि जो फैक्चुअल है, जो हमने पहले कहा कि आप जो है कुछ दिन पहले आप कॉन्सेप्चुअली पढ़िए। कॉन्सेप्चुअली जब आप साउंड हो जाते हैं तो फिर आप फैक्चुअली पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के 1.5-2 महीने में आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि जो फैक्चुअल पूछेगा वो भी आपसे बन जाएगा, जो कॉन्सेप्चुअल 68वीं 69वीं जैसा पूछेगा तो वो भी आपसे बन जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस तरह से स्ट्रेटजी अपनाएं। और इसी तरह अगर आप अपने तैयारी को धार देते रहें और कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ते रहें तो 90+ मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए यह है कि अभी आप बैठिए, हमने जो कहा उसको एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने के बाद आप पे कौन सा जो तरीका सूट करता है उसको आप अपने एक जगह नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करने के बाद उसी पे स्टिक रहिए। और करंट अफेयर, साथ ही साथ में जो करंट अफेयर है उसको भी आप पढ़ते रहिए। आराम से 90 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कंसिस्टेंसी आपके अंदर हो। तो आज के लिए इतना ही। साथ ही साथ एक और जो ये है कि आप जो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हम लोग टेलीग्राम चैनल में इन्फोग्राफिक्स भी हम लोग डालते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में, मेंस के रिगार्डिंग, पीटी के रिगार्डिंग, दोनों हम लोग उस पर हम लोग डाल रहे हैं। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ जो भी हम लोग से हो सकता है उसका आप लोग बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।